तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक ऐसा एग्जॉटिक स्टार ढूंढ लिया है जो कि डार्क स्टार है, डार्क मैटर से बना हुआ स्टार है। यानी अभी तक जो डार्क मैटर से बने ब्रह्मांड की कल्पना हो रही थी वैसा स्टार मिला है। तो इस यूनिवर्स में ऐसे भी बहुत सारे तारे हैं कि हमने जितना भी इस यूनिवर्स में अभी तक देखा है उन सबसे अलग हैं, इतने अलग हैं कि हमारे फिजिक्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग को नए तरह से चैलेंज करते हैं। ऐसे तारे जिसे डार्क मैटर प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, वही डार्क मैटर, वही नॉन बैरियोनिक डार्क मैटर जिसे इस यूनिवर्स का 25% भाग बना हुआ है, जो कि इनविजिबल है। यानी इस डार्क मैटर को हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से। बट इस डार्क मैटर से बने डार्क स्टार जो कि फर्स्ट एटम यानी हाइड्रोजन एंड हीलियम जो कि बिग बैंग जस्ट बाद ही क्रिएट हुए थे, उनसे पहले ये पैदा हो गए थे। डार्क स्टार मासेस में इतने बड़े हो सकते हैं कि हजारों सन इनके सामने छोटे पड़ जाएं और हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ ब्राइटर होते हैं। यस, यू हर्ड राइट। ये डार्क स्टार डार्क मैटर की तरह इनविजिबल नहीं, उल्टा डार्क मैटर से बनने के बावजूद भी ये डार्क स्टार विजिबल होते हैं और बिलियंस ऑफ टाइम हमारे सन से ब्राइटर भी होते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि अब हम डार्क मैटर से बने किसी मैटर को ढूंढ लेने के बाद उन्हें पढ़ सकते हैं। यानी अभी तक जो डार्क मैटर हमारे लिए इनविजिबल था उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम डार्क मैटर को जान सकते हैं कि वो किस तरह के मैटर हैं और कैसे पूरे यूनिवर्स का 25% भाग कवर किए बैठे हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे साइंटिस्ट इस डार्क मैटर से बने स्टार यानी डार्क स्टार को सबसे पहली बार दुनिया में हाइपोथेटिकली लेकर आए थे और तब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज पहली बार बताई भी थी, और कैसे JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार इस हाइपोथेटिकल स्टार को ढूंढकर रियल साबित कर दिया, क्योंकि नए तरह से हमारे इंटायर अंडरस्टैंडिंग को जड़ से बदलने वाला है। यानी पहला डार्क मैटर से बना हुआ स्टार, डार्क मैटर स्टार मिल गया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसा कोई भी स्टार या ऑब्जेक्ट आज तक डिटेक्ट ही नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी क्यूरी होनी चाहिए कि जब ये स्टार विजिबल है तो इसका नाम डार्क स्टार क्यों है। लेकिन डार्क स्टार नाम थोड़ा बहुत मिसलीडिंग लगता है, बट इसका नाम साइंटिस्टों ने डार्क स्टार इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से नहीं, इसकी ओरिजिन की वजह से रखी है। क्योंकि ये डार्क स्टार डार्क मैटर से प्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए इसकी ओरिजिन को कंसीडर करके इसका नाम रखा गया है। बट ये विजिबल भी है और हमारे सन से बिलियंस ऑफ टाइम्स ब्राइटर भी है। ये डार्क मैटर का पुत्र है। फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सबसे पहले समझिए, अब इस यूनिवर्स में बस उतना ही देख सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। यानी लॉट ऑफ टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, जिसे अगर हम मैथमेटिकली किसी हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करें और उसकी गणना करें, ये समझे कि वो कहाँ हो सकता है, और अगर ऐसा हाइपोथेटिकली ही मैथमेटिकली प्रूव्ड हो जाए तो ऐसा पॉसिबल भी होना संभव हो जाता है। यानी अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट भी है क्योंकि भले ही डिटेक्ट ना हुआ हो बट मैथमेटिकली ऐसा हो सकता है, तो अगर फ्यूचर में कुछ वैसा ही मैटर हमें दिख जाए जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा कि हमने पहले मैथमेटिकली ऑब्जर्व किया था, तो हम बेसिकली समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। बाय द वे, डार्क स्टार इसी तरह से कई सालों से हमारे एक हाइपोथेटिकल स्टार्स की लिस्ट में था। इवन 18th सेंचुरी में इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर जॉन मिशेल, इन्होंने पहली बार अपने मुंह से डार्क स्टार का नाम लिया था। हालांकि उन्होंने जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक उस स्टार की बताई थी तो आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट और डार्क स्टार से कम ब्लैक होल से ज्यादा मैच करता है। तो उन्होंने सोचा था कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसा कोई तारा होना चाहिए जो बहुत ही मैसिव हो, उसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा डेंस हो, लाइट को भी ना जाने दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी उन्होंने उस जमाने में एक हाइपोथेटिकल ब्लैक होल की कल्पना की थी और नाम डार्क स्टार का लिया था। पर 21st सेंचुरी में एक न्यू थ्योरी इमर्ज होना शुरू हुई कि कैसे डार्क स्टार भी एग्जिस्ट कर सकता है। 2007 में फिजिसिस्ट की एक टीम ने, जिसे कैथरीन फ्रीज लीड कर रही थी, उन्होंने अपनी थ्योरी में समझाया कि डार्क स्टार डार्क मैटर से प्रोड्यूस होने वाला स्टार होता है। जैसे नॉर्मल स्टार बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जहां दो एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम आपस में फ्यूज होकर एक स्टार बनाते हैं। डार्क स्टार डार्क मैटर से बनते हैं। यानी अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डार्क मैटर नोन एज WIMP विम्प यानी वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, इस तरह के पार्टिकल्स को हाइपोथेटिकली डार्क मैटर पार्टिकल माना गया था। अगर ये यूनिवर्स की शुरुआत में एग्जिस्ट करते थे, तो कैथरीन का कहना था तब उन डार्क मैटर पार्टिकल से मिलकर नॉर्मल स्टार से अलग डार्क मैटर स्टार बनाया होगा, यानी डार्क स्टार बनाया होगा। यानी नॉर्मल स्टार जहाँ दो पार्टिकल को फ्यूज करके बनता है, वहीं पे डार्क स्टार इतने डेंस नहीं होते हैं कि इनके अंदर इतनी ग्रेविटी हो
कि ये दो पार्टिकल्स को आपस में फ्यूज कर सके। इसके बजाय इन डार्क स्टार को बनाने वाला डार्क मैटर जब कोलैप्स होता है, यानी वही डार्क मैटर पार्टिकल, वीक इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, जब आपस में कोलाइड होकर नए नए फॉर्म में एनर्जी में बदलता है, यानी बेसिकली जब डार्क मैटर कोलैप्स होता है तो वो रेडिएशन छोड़ता है जो कि नॉर्मल मैटर को भी हीट करता है, यानी दिखाई देने लगता है। इसको आप कुछ ऐसे समझिए जैसे हम नॉर्मल यूनिवर्स में न्यूक्लियर फिशन देखते हैं, यानी जब एक पार्टिकल को दो टुकड़े में तोड़ा जाता है, न्यूक्लियर फिशन, उससे जो एनर्जी इमिट होती है उसी से बहुत सारे पावर प्लांट चलाए जाते हैं और हम सबके घर में बिजली आती है। यानी जब पार्टिकल कोलैप्स होता है उससे जो एनर्जी निकलती है, उसी तरीके से यहाँ पे डार्क मैटर पार्टिकल फिशन हो रहा है, यानी वो वीकली इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होकर जब बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उससे जो रेडिएशन और एनर्जी निकलती है वही एक डार्क स्टार का निर्माण करती है। बाहर आपको कुछ ऐसी गैसेस दिखाई देंगी जो कि उसी रेडिएशन से मिलकर विजिबल हुई हैं। इसमें ज्यादातर हैवी एलिमेंट्स होंगे, यानी हमारे सन की तरह लाइट एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम इसमें नहीं होंगे, या फिर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। यही वो डार्क स्टार है जिसका कोर डार्क मैटर से बना है। डार्क मैटर पार्टिकल फिशन होने की वजह से ये दिखाई भी देता है, और इन्हें प्रॉपरली डिटेक्ट करने का मतलब है कि इनके कोर में डार्क मैटर पार्टिकल फिशन हो रहा है, यानी कोर पूरा डार्क मैटर से भरा हुआ होगा और उसी कंटिन्यूअस डार्क मैटर कोलैप्स से डार्क स्टार बनता है। लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीक इंटरेक्टिव मैसिव पार्टिकल से बना है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पावर भी नॉर्मल ऑर्डिनरी मैटर से बहुत ज्यादा कम होती है। यानी इस डार्क स्टार की जो एक्चुअल डेंसिटी है वो नॉर्मल स्टार से 10% ऑफ कम हो सकती है। अब डेंसिटी लो है तो इसका मतलब है कि सारा रेडिएशन खूब दूर दूर तक फैला होगा, यानी ये इसीलिए हमारे सन से मास में हजारों गुना बड़े हो सकते हैं और बिलियंस ऑफ टाइम ब्राइटर होते हैं। अगर शुरुआती स्टार की बात करें जहां नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर 50,000 केल्विन तक हॉट हो सकता है, यहाँ मामला उल्टा था। यहाँ डार्क स्टार उल्टा 10,000 केल्विन तक ठंडा होता था। अभी भी डार्क स्टार का सरफेस टेम्परेचर 10,000 डिग्री केल्विन तक है, यानी इसकी ग्रोथ के बाद ऐसा हो सकता है। सन से हजारों गुना बड़े होने के बावजूद, हालांकि ये नंबर सन के सरफेस टेम्परेचर से बड़ा है, यानी सन का सरफेस टेम्परेचर 6,000 डिग्री केल्विन तक है और इसका 10,000 डिग्री, बट डार्क स्टार सन से हजारों गुना बड़े हैं, यानी उस हिसाब से डार्क स्टार का सरफेस टेम्परेचर बहुत कम है। साइंटिस्टों का ऐसा एस्टिमेशन है कि डार्क मैटर, डार्क स्टार नहीं डार्क मैटर, एक ऐसा मिस्टीरियस टाइप ऑफ मैटर होता है जो कि ग्रेविटी को छोड़कर किसी भी टाइप ऑफ मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, इवन लाइट से भी इंटरेक्ट नहीं करता है, सिर्फ ग्रेविटी से इंटरेक्ट करता है। लेकिन डार्क मैटर कितना ज्यादा मैटर प्रोड्यूस करता है कंपेरिजन टू एनी अदर मैटर, तो आप दंग रह जाएंगे। लगभग 85% ऑफ मैटर अकेले डार्क मैटर प्रोड्यूस करता है, यानी 25% ऑफ द यूनिवर्स होने के बावजूद मैटर प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री की तुलना में हमारे 5% विजिबल यूनिवर्स से कई गुना ज्यादा। डार्क मैटर 25% इस यूनिवर्स का है और 85% अकेले मैटर प्रोड्यूस करता है। बाय द वे, हमारे डार्क स्टार की रिसर्च में इन डार्क स्टार के साइज का इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से इन्हें भी नंगी आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, यानी ये बड़ी वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट में ही दिखाई देने वाले हैं, नॉर्मल विजिबल लाइट में दिखने के बजाय। यानी अभी भी डार्क स्टार नंगी आंखों से नहीं बल्कि हमारे इंस्ट्रूमेंट से दिखाई देने वाले हैं, स्पेक्ट्रोग्राफी से या दिखाई देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले डार्क स्टार यूनिवर्स के किस एरियाज में हो सकते हैं, तो कैथरीन फ्रीज सजेस्ट करती हैं कि ऐसे डार्क मैटर स्टार वहां मिल सकते हैं जहां पे डार्क मैटर हाई अमाउंट में कंसंट्रेटेड हो, जैसे कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। लेकिन तब के हिसाब से उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए ऐसा पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए ही था जो डीप यूनिवर्स में अपनी धुंधली धुंधली चीजों को अपने इंफ्रारेड वेवलेंथ कैप्चरिंग कैपेसिटी से डिटेक्ट कर पाए। और यहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहानी में एंट्री मारता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनना। 2023 में वोल्कर ब्रैम और उनकी एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने JWST के नीर स्पेक्स से कुछ ग्लोबुलर क्लस्टर का सर्वे कंडक्ट किया। ग्लोबुलर क्लस्टर एक स्फेरिकल कलेक्शन होता है सैकड़ों हजारों ओल्ड स्टार्स का, क्योंकि हमारे मिल्की वे के सेंटर में ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब ये स्टार ऐसे गोल गोल झुंड बनाकर रहते हैं और ये सबसे पुराना ग्लोबुलर क्लस्टर है हमारी गैलेक्सी का, लगभग 13 बिलियन साल पुराना। जस्ट जब मिल्की वे का उद्घाटन हुआ था, एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने सैकड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर को महीनों तक स्कैन किया और उन्हें डार्क स्टार की तरह कुछ अजीब डिफरेंट चीज दिखाई दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उन्होंने उन चीजों को फॉलो किया। ज्यादा डिटेल में जाने के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद
उनका डिटेल्ड नेचर कंफर्म करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें पहली बार 3 डार्क स्टार्स ढूंढ निकाले हैं जो कि हमारे सन से 100 गुना मोर मैसिव थे, बिलियंस टाइम ऑफ ब्राइटर। उन्होंने उनके स्पेक्ट्रम को मेजर किया तो पता चला उसका टेम्परेचर बहुत लो था, वही 10,000 डिग्री केल्विन के आसपास, और इनका इंफ्रारेड इमिशन काफी हाई था। और एस्ट्रोनॉमर्स ने उन डार्क स्टार्स का केमिकल कंपोजिशन भी मेजर किया तो पता चला वहां पर हैवियर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, आयरन एंड ऑक्सीजन ये सब ज्यादा थे कंपेयर टू लाइट एलिमेंट्स। और ये सारी ऑब्जर्वेशन कैथरीन फ्रीज की हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से एग्जैक्टली मैच करती है। इसके बाद ये पहला डायरेक्ट एविडेंस है डार्क स्टार का। अब अगर आने वाले और भी बहुत सारे रिसर्चर्स में, बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट के पीयर रिव्यू से अगर ये लगातार कंफर्म होता रहा कि हाँ ये डार्क स्टार है तो ये हमारी कॉस्मोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में जुड़ जाएगा। अब इंतजार है बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट के पीयर रिव्यूज का। यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि डार्क स्टार हमारी कॉस्मोलॉजी के बारे में क्या बताने वाला है, तो सबसे पहले डार्क मैटर कैसे काम करता है, वो हमारे यूनिवर्स के साथ बिग बैंग में भी बहुत बड़ा भाग शेयर करता था, तो तब उसने क्या रोल निभाया। इवन ये खुद भी हाइपोथेटिकल था, तो एक नई सोर्स ऑफ एनर्जी पहली बार कंफर्म हुई है। तो इस पर रिसर्च होते रहने के बाद हमें और भी ज़्यादा इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी मिलेगी। और ये डार्क मैटर और नॉर्मल मैटर के बीच का लिंक का पहला एविडेंस है। इवन पहली गैलेक्सी कैसे बनी, तो क्या ये हमें नहीं पता था? अभी तक के हिसाब से गैलेक्सीज बनती हैं बहुत सारे गैस ऑफ क्लाउड्स और डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने के बाद जो ऊर्जा निकलती है उनसे बनती है। लेकिन ये मॉडल डार्क मैटर के काम को कंफर्म ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे ये गैलेक्सी फिर उतनी ठंडी हो पाई कि अब स्टार्स और प्लैनेट्स प्रोड्यूस कर पाए। डार्क स्टार बता सकता है कि कैसे हाई अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड लाइट इमिट करने के बाद गैलेक्सीज ठंडी हो पाई, ये कंफर्म हो जाएगा। कैसे गैलेक्सी स्पाइरल हो पाई और कैसे इस गैलेक्सी के सेंटर के स्टार और टेल के स्टार दोनों इस डार्क मैटर की वजह से एक ही साथ एक ही स्पीड में चक्कर काट पा रहे हैं। इस तरीके से पहली बार डार्क मैटर को डिटेक्ट किया गया था। डार्क स्टार की हमारी अंडरस्टैंडिंग की अभी तो शुरुआत है। तो कुछ समय पहले कुछ साइंटिस्टों की टीम ने मिलकर एक और रिसर्च पब्लिश किया था जिसमें बताया था एक और यूनिवर्स की सबसे बड़ी पहेली डार्क एनर्जी के बारे में, कि कैसे ब्लैक होल डार्क एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनकर, बट उन रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा ही कंपैरिजन किया था। उस वीडियो में भी रिसर्चर्स को डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। बाय द वे ऐसी डीप रिसर्च वीडियो को बनाने में हफ्तों महीनों का टाइम लगता है, इसलिए प्लीज ज्वाइन बटन को प्रेस करके चैनल को भी सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी के लिए इतना है, बाय बाय।